हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को कवर कर लिया था और आगे के टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोसेस है किसका, कैपिटल फॉर्मेशन का। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, एक प्रोड्यूसर के पास जितनी भी एसेट है उसमें एक साल के दौरान कितना इंक्रीज हो रहा है, जितना भी प्रोड्यूसर की एसेट में एक साल में इंक्रीज होगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है। मान के चलते हैं कोई प्रोड्यूसर है जिसके पास ओपनिंग स्टॉक, यानी कि उसके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 10 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक है उसके पास 20 लाख का। ठीक, अब देखो क्लोज ओपनिंग कम है, क्लोजिंग ज़्यादा है, यानी कि उसने साल के दौरान कुछ ना कुछ अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा होगा, तभी तो उसका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो वही उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट निकलती कैसे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कि हमारे पास क्लोजिंग में 20 लाख, ओपनिंग में 10 लाख, तो हमने एक साल के अपने ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख। इसी चीज़ को अगर हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है तो हम कैसे लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, यानी कि आई इज इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ पे आई से क्या होता है इन्वेस्टमेंट, डेल्टा से चेंज, और के से क्या होता है कैपिटल स्टॉक। इतना क्लियर सबको इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या बताता है कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि प्रोड्यूसर के पास जितनी भी फिक्स्ड एसेट है उनमें जितना भी इंक्रीज होता है एक साल के अंदर अंदर वो क्या हो जाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि साल के शुरुआत में प्रोड्यूसर के पास एक मशीन है और ईयर एंड में उसके पास दो मशीन है, तो उसने फिक्स्ड एसेट में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करा होगा, जब भी तो उसके पास दूसरी मशीन आ गई, तो ये क्या हो जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कि उसने दूसरी मशीन में जितना पैसा लगाया होगा वो उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की हमारी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है। सबसे पहले क्या होती है, रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हमने फिक्स्ड एसेट में यानी कि कुछ भी इन्वेस्ट करा है पैसा, मान के चलते हैं हमारे पास एक मशीन थी, हमने अब दूसरी ला के रख दी, तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होता है उतनी ही ज़्यादा जीडीपी इंडिया ग्रो होती है। ठीक, इस तो बच्चों अब हमारे पास आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रोड्यूसर के पास जो भी इन्वेंट्री है उसमें जितना भी इंक्रीज होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इन्वेंट्री में आता क्या क्या है, रॉ मटेरियल। दूसरा आता है फिनिश गुड जो बिका नहीं है, ये याद रखना, फिनिश गुड जो बिका नहीं है। तीसरी चीज़ जो इन्वेंट्री का पार्ट बनती है वो होती है सेमी फिनिश गुड, यानी कि ऐसे गुड जो ना तो पूरी तरह बने हैं और ना ही वो पूरे रॉ मटेरियल, यानी कि वो प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, वो अभी बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। की वही बात है कि इन्वेंट्री में क्या क्या तीन चीज़ इंक्लूड हुई है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड जो बिका नहीं है, और सेमी फिनिश गुड। और इनमें जो भी एक साल के अंदर अंदर इंक्रीज होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट, यानी कि हमारे इन्वेंट्री में जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उतना ही हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। ठीक, और जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा तो हमारे जो है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास सप्लाई की कमी नहीं होने वाली। ठीक, दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। कि अगर हमने एक बार ही पैसा लगा के रख दिया, यानी कि हमने इन्वेंट्री में एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो जो प्रोड्यूसर है उसे डेली बेसिस पे ये रॉ मटेरियल वगैरह परचेज नहीं करना पड़ेगा मार्केट से, सिंपल। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट का टॉपिक पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है, बस एक साल के अंदर अंदर जो भी हमारे पास एसेट है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब अगर इसे और क्लासीफाई करते हैं, फिक्स्ड एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। इतना क्लियर सबको। अब हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप 11th में अकाउंट में पढ़ के आए होंगे, यहाँ पे बस उसकी छोटी सी झलक दिखाई हुई है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करी गई है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर के पास जितनी भी फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू में अगर कुछ डिक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन। ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है उसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर सबको। अब डेप्रिसिएशन होता क्यों है, नॉर्मल वियर टियर। नॉर्मल वियर टियर मतलब कि अगर हम मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो उसमें छोटी मोटी कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहती है, जिसकी वजह से मशीनरी की जो वैल्यू है वो डाउन होती रहती है। दूसरा क्या होता है, एक्सीडेंटल डैमेजेस, यानी कि हमारा अगर हमारी मशीनरी में कोई भी एक एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया या मशीन टूट गई, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारी जो मशीन है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तीसरा आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब ऐसी चीज़ जो हमें पता है फ्यूचर में होगी और उसकी वजह से हमारी मशीनरी या फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आएगा। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में आती हैं दो चीज़ें। सबसे पहले क्या आता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन
डिमांड कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो भी हमारी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी या फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगेगा। डिमांड में चेंज आएगा तो भी हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आपने अकाउंट में देखा होगा डेप्रिसिएशन की वजह से जो भी लॉस होता है किसी भी प्रोड्यूसर को, कि प्रोड्यूसर के पास 10 लाख की मशीन पड़ी है, ठीक है, वो 10 लाख की मशीन खरीद के लाता है, 1 साल बाद देखता है कि वो मशीन 9 लाख की हो गई है अब, यानी कि अब वो मार्केट में अगर उसे बेचने जाते हैं उसे बस 9 लाख मिलेंगे, यानी कि 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया मशीन पे। तो इस 1 लाख के लॉस को बेयर करने के लिए ना जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या बनाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर केप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर मशीनरी में कोई भी खराबी हुई जिसकी वजह से मशीनरी की क्या कहते हैं, मशीनरी की वैल्यू में डिक्रीज आता है, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जितना भी पैसा पड़ा होगा प्रोड्यूसर उस पैसे को यूज़ करके मशीन को ठीक करा सकता है, सिंपल सी बात है। या फिर अगर पूरी मशीन खराब हो गई तो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से पैसा निकाल के खराब वाली मशीन को हटाएगा और उसकी जगह नई मशीन ला के रख देगा। इतना क्लियर सबको? अकाउंट में आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा ना, वो ही सेम चीज़ है। इतना क्लियर? तो बच्चों अभी हमने देखा था कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो 3 चीज़ों से लगता है। सबसे पहला क्या था, नॉर्मल वियर टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या था कि हमें पता है कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ हो सकती है। अब एक टॉपिक आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कि हमें फ्यूचर में अंदाज़ा भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये क्या होता है, जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता क्यों है, इट अकर्स ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़, यानी कि बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, इन सब की वजह से अगर कोई हमारा फिक्स्ड एसेट में नुकसान होता है तो वो क्या बोला जाएगा कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से वो हुआ है। दूसरा क्या होता है, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसिड। यहाँ पे एसिड आएगा, एसिड ड्यू टू इकोनॉमिक रेसेशन। इकोनॉमिक रेसेशन मतलब कि अगर इकोनॉमी में मंदी चल रही है, ठीक है, यानी कि डिफ्लेशन आया हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में जितनी भी चीज़ें उनकी वैल्यू डाउन होने लगेगी। तो ये भी क्या होता है, हमारे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का ये एक रीज़न होता है। इतना क्लियर सबको? अब जैसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रेसेशन का अगर आपको एग्जांपल दूँ, अभी कोविड आया था ना, और वो किसी को पता थोड़ी था कि 2020 में कोविड आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी लॉस हुआ होगा वो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में काउंट करा जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से अगर कुछ भी लॉस होता है तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल लॉस। यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी हमें पूरी कैपिटल एसेट हमारी खराब हो गई, जिसे बोला कैपिटल लॉस। अब देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से अगर कुछ लॉस आता है फिक्स्ड एसेट में तो उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है, बट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से अगर कुछ भी डिक्रीज आता है तो उसे कैपिटल लॉस बोला जाता है। These losses are part of not part of depreciation और depreciation reserve fund। यानी कि क्या बोल रहा है कि ये जो losses है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से जो हमें कैपिटल लॉस हो रहा है ये डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट नहीं है, ठीक है। इट इज़ मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। और एक चीज़ देखो, अगर हमारा डेप्रिसिएशन लगता है किसी भी फिक्स्ड एसेट पे तो उसे बियर करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया था। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से अगर हमें क्या हो रहा है, कैपिटल लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनता। इसकी वजह से क्या होता है, इंश्योरेंस लिया जाता है। कि लोग क्या करते हैं, अपनी फिक्स्ड एसेट वगैरह का जो भी उनके पास चीज़ होती है उनका इंश्योरेंस लेके रखते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा हो कि बाढ़ आ गई, कभी आग वगैरह लग गई, कभी ऐसा कुछ हुआ तो वो इंश्योरेंस से पैसा रिकवर कर सकें। ठीक, तो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्या हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो या तो ग्रोस वैल्यू पे निकाली जाएगी या नेट इन्वेस्टमेंट पे निकाली जाएगी। देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक साल के अंदर अंदर हमने जितने भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे हैं वो क्या हो गए, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में ना दो चीज़ इंक्लूड होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक, यानी कि अगर हम कैपिटल स्टॉक यानी कि हमारे पास कोई मशीनरी है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करने का मतलब कि हमारी एक मशीन है वो पूरी तरह खराब हो गई, हमने क्या करा, उसकी जगह दूसरी मशीन ला के रख दी। ठीक, तो हमने क्या करा, पहले की जगह एक नई मशीन ला दी, यानी कि पहले भी एक मशीन थी बस वो खराब हुई, हमने उसे रिप्लेस करके दूसरी मशीन ला दी, तो वो क्या हुआ, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक। अब देखो अगर कैपिटल स्टॉक में रिप्लेसमेंट हो रहा है ना तो वो डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। अभी हमने पीछे देखा था ना कि हमारी अगर फिक्स्ड एसेट खराब हो गई तो हम क्या करते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, यानी कि अगर रिप्लेसमेंट की वजह से हमें कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज करना पड़ रहा है तो वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। वहीं क्या होता है, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, यानी कि हमारी मशीनरी खराब नहीं हुई, हमारे पास पहले एक मशीन थी, हमने क्या करा दूसरी और ला दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, फैक्ट्री में दो मशीन काम कर रही है प्रोड्यूसर के पास, तो ये क्या हुआ, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। और इस चीज़ को बोला जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट के मतलब एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो तो एडिशन की वजह से ही हुआ ना, रिप्लेसमेंट वाला तो हमने पैसा लगाया इन्वेस्ट करने के लिए, बट
तो वो तो हमने रिप्लेस करा है ना, कि पुरानी मशीन ख़राब हो गई उसके बदले में नहीं आई है। एडिशन में क्या था कि हमने एक मशीन थी उसके साथ दूसरी मशीन और ला दी। इतना क्लियर सबको? बस यही याद रखना, रिप्लेसमेंट अगर हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन होगा, एडिशन हो रहा है तो वो नेट इन्वेस्टमेंट होगा। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकलता कैसे? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इतना क्लियर सबको? अब हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है ना, उसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या क्या है? इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी तो उससे हमारी कैपिटल में, यानी कि कैपिटल स्टॉक जो है, हमारी जो फिक्स्ड एसेट है, उसमें ज़्यादा इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। सीधी बात है, रिप्लेसमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी में कुछ भी कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज थोड़ी हुआ है। हाँ, पैसा जरूर इन्वेस्ट हुआ है बट इंक्रीज नहीं हुआ। हमारी फैक्ट्री में पहले भी मशीन, एक ही मशीन लग रही थी, उसे रिप्लेस करके नहीं ला दी, अब भी एक ही मशीन है, बट एडिशन की वजह से क्या हुआ कि हमारी फैक्ट्री में मशीनरी ज़्यादा हो गई। तो ये क्या हुआ? नेट इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है। इतना क्लियर सबको? अब दूसरा क्या है? जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जितनी ज़्यादा मशीन होगी उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि उन्हें चलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। और जितनी ज़्यादा मशीनरी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? हमारी जीडीपी ग्रोथ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आज हमने ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट तक देखा है। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट से हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, जितना अब तक पढ़ाया है उतना रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स उतारिए, और इन नोट्स का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।